बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 7 डेट चैप्टर इज ब्रांच अकाउंट स्टार्ट किया है। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 9 करेंगे। बहुत ट्रिकी प्रॉब्लम है, सीरियसली स्टूडेंट्स आपने इस प्रॉब्लम को बहुत तवज्जो से देखना है। इंशाल्लाह ताला मैं फुल कोशिश करूंगा कि आपको ये जो प्रॉब्लम है ना कंप्लीटली समझ में आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स आपके सामने जो बुक होनी चाहिए वो होनी चाहिए सुहेल अफजल की। चाहे न्यू एडिशन की हो जाए चाहे ओल्ड एडिशन की हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न्यू एडिशन में बस ईयर्स तब्दील होते हैं हर चैप्टर के अंदर और हर क्वेश्चन के अंदर अमाउंट स्टेटमेंट सेम रहती है। तो जब भी ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन करना है, मैंने आपको कहा था अपने आप को हमेशा हेड ऑफिस समझना है। दूसरा, आपने ये समझना है कि जितनी भी इनकम जितनी भी एक्सपेंडिचर आप ब्रांच पर कर रहे हो वो आपके हैं। आपने ये देखना है कि मेरी ब्रांच में से कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है या कितना मुझे लॉस हो रहा है। और प्रीवियस जो 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, उसके अकॉर्डिंगली आपको पता है कि हमें जो गुड्स दी जाती हैं यानी कि हेड ऑफिस जो ब्रांच को गुड्स दे रहा है वो कॉस्ट प्लस 25% या 33 परसेंटेज के हिसाब से दे रहा है। यानी कि अगर 1000 की गुड्स है ना, एक चीज़ है तो उसको 15 सपोज कर लें, फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ कर लें कि उसको 1500 की वो सेल आउट कर रहा है। किसको किसको दे रहा है? ब्रांच को। और ब्रांच आगे उसको 1500 से ज़्यादा अमाउंट पर सेल आउट करेगी। और जब भी ये कॉस्ट प्लस 20% या कॉस्ट प्लस 25% आ जाए तो इस चीज़ का ये मतलब होता है जो मैंने आपको अभी बता दिया। तो जब आप स्टूडेंट्स यानी कि जब आप स्टूडेंट्स ने अपने आप को हेड ऑफिस समझ के ये क्वेश्चन को सोल्व करना है या हेड ऑफिस जब अपना इस ब्रांच के रिलेटेड अपना प्रॉफिट निकालेगा तो वो याद रखना, वो अपने अपनी तमाम जितनी भी चीज़ें हैं ना जो उसने 1000 की चीज़ें थी और उसकी कॉस्ट में 20 या 25% प्रॉफिट ऐड करके यानी कि 1500 की दिया, तो जब वो उसका प्रॉफिट निकालेगा तो तब उसको एक्चुअल कॉस्ट पर लेकर आएगा। वो कैसे लाते हैं? आप स्टूडेंट्स को बताया था। उस सिचुएशन में आप स्टॉक रिजर्व निकालते हैं, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, और गुड्स सेंड टू ब्रांच उसका भी रिजर्व मेंटेन करते हैं। एक फार्मूला था उसके लिए, वो हम यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी यही होगा। अब हम क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं और फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रॉब्लम नंबर 9 है, स्टडी करते हैं। के डॉट नजम हु कैरीज अ रिटेलर बिजनेस इन टेक्सला ओपन अ ब्रांच ऑफिस इन अटक एट January 1st 2010 टू नेक्स्ट है वेयर ऑल सेल्स वर ऑन क्रेडिट बेस। ऑल गुड्स वेयर बाय द ब्रांच आर सेंड बाय टेक्सला ऑफिस वर इनवॉइस्ड एट 20% अबव कॉस्ट। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि एक हेड ऑफिस है, वो है कहाँ पर? वो है टेक्सला में। हेड ऑफिस टेक्सला में है और उसकी ब्रांच है अटक ब्रांच। अटक ब्रांच का वो देखना चाह रहा है प्रॉफिट या लॉस। कौन? टेक्सला हेड ऑफिस वाला। उसने कहा जितनी भी सेल की हैं इस अटक ब्रांच ने वो तमाम की तमाम सेल्स क्रेडिट हैं। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में अगर आपको सेल दिया होगा ना तो कोई कैश सेल नहीं है। यानी कि ब्रांच अकाउंट जब हम बनाते हैं तो याद है आपको क्रेडिट साइड पर हम कैश सेल लिखते हैं। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में तो सारी ही सेल्स जो हैं वो क्रेडिट पर हैं। तो हम मतलब ब्रांच अकाउंट को बनाते वक्त क्रेडिट साइड पर कोई सेल नहीं लिखेंगे। आपको पता है क्रेडिट सेल्स ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पर नहीं लिखी जाती, वो डेटर्स अकाउंट में लिखी जाती है। डन हो गया ना? तो इसका मतलब तमाम सेल्स, एक तो इन्फॉर्मेशन मिल गई, तमाम सेल्स जो है वो क्रेडिट बेस पर हैं। ये आपको ऊपर ही उसने इन्फॉर्मेशन देनी है, बहुत तवज्जो से आपने क्वेश्चन को पढ़ा करना है। नेक्स्ट उसने कहा कि जितनी भी चीजें ये टेक्सला हेड ऑफिस ने अटक ब्रांच को दी हैं वो कॉस्ट में जमा कर लें 20% प्रॉफिट। यानी कि वही मेरी वाली बात, 1000 रुपए की अगर एक चीज़ है तो उसमें उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट, वो जितना मर्जी प्रॉफिट हो जाए, 20 हो जाए। जैसे इसके ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 8 में 25 था, क्वेश्चन नंबर 7 में 33 1/3 था। तो परसेंटेज ऐड करके तो उसने कहा है ब्रांच को कि भाई इतने की तुम्हें चीज़ें दी हैं, अब इससे ज़्यादा आगे अमाउंट की तुमने सेंड करनी है। यानी कि 1000 की चीज़ है तो उसने फॉर एग्जाम्पल 1500 की चीज़ दी होगी अपनी ब्रांच को। तो वो यही इस मतलब ये 20% कॉस्ट अबव है ना, इसमें वो यही बात कर रहा है। ठीक है ना? अब नीचे हम पढ़ते हैं कि मजीद डाटा क्या दिया हुआ है। अब नीचे लिखा हुआ है द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर टुक प्लेस
नीचे पार्टिकुलर फिर रुपीज़, यानी कि नीचे जो चीज़ें हैं आपने देखना है कि कौन सी चीज़ डेबिट साइड पर आएगी, कौन सी चीज़ क्रेडिट साइड पर आएगी। पहले है कैश सेंड टू ब्रांच, यानी कि कैश सेंड टू अटक ब्रांच। ये किसने मतलब ये टेक्सला ने जो अटक ब्रांच को चीज़ें भेजी है ना, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। तो अब ये दो देखो, आपको टोटल एक अमाउंट नहीं भेजी हुई। उसने कहा कि जनवरी में भेजी हैं 10,000 की, फेब में भेजी हैं, सेंड की हैं चीज़ें हेड ऑफिस ने ब्रांच को 12,500 की, और मार्च में भेजी हैं 15,000 की। ये आपकी गुड्स सेंड टू ब्रांच है, जो भी मैं कैश सेंड टू ब्रांच गलती से बोल बैठा हूँ, ये गुड्स सेंड टू ब्रांच है, ठीक है ना। अब आगे है सेल्स, कुछ सेल की हुई है, जैन में की हुई है 9,500, फेब में की हुई है 10,500, और आपने मार्च में की हुई है 13,750 रुपीज़। अब आपको पता है ना स्टूडेंट्स, ये जितनी भी सेल की गई हैं, ये तमाम की तमाम सेल उसने हमें बताई हुई हैं, ऊपर इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये भाई क्रेडिट सेल है, उसने ऊपर ही हमें बता दिया था। तो गुड सेंड टू ब्रांच तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगी, टोटल अमाउंट तीनों की अमाउंट को ना जमा कर लेंगे हम। अब बाद में देखेंगे भी कि भाई हमने जमा करनी है या किसी एक खास मंथ की बस अमाउंट रखनी है हमने गुड सेंड टू ब्रांच के अंदर। और इसी तरह सेल की ही भी बात करेंगे, क्या तीनों को जमा करेंगे कि नहीं जमा करेंगे। नेक्स्ट आगे आगे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, इसकी अमाउंट कितनी है। जैन में ये किया हुआ है 5,000, फेब में किया हुआ है 12,750 रुपीज़, और मार्च में किया हुआ है 8,750 रुपीज़। और आपको पता है कि ये जो कैश रिसीव है ना, ये हमेशा हम ब्रांच अकाउंट को बनाते वक्त तो उसकी क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिटर्न टू टेक्सला, यानी कि ये जो अटक ब्रांच है ना, इसने कुछ चीज़ें रिटर्न कर दी हैं टेक्सला को। तो जैन में की हैं 300, फेब में किया 150, और मार्च में किए हैं 600। नेक्स्ट देखें आगे, उसने आपको एंडिंग स्टॉक दिया हुआ है, यानी कि 31/3/2010, 2010 की जगह आपकी बुक में 2017 हो सकता है ना, मैं बार बार बताता आ रहा हूँ। तो इसका मतलब है हमारा ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के अंदर जो हेड ऑफिस ने ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस देखना है, वो जस्ट 3 मंथ का देखना है, पूरे साल का नहीं है। स्टार्टिंग डेट क्या है 1/1/2010, एंडिंग डेट क्या है 31/3/2010। यहां से हमें पता चल गया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ही उसने हमें दिया हुआ है, मतलब 31/3/2010 का। तो यहाँ पर अमाउंट क्या है 13,350 रुपीज़, और नीचे उसने बताया कि भाई ब्रांच अकाउंट बनाओ और प्रॉफिट देखो, नीचे डेट भी बता दिया फिर दोबारा से 31/3/2010 की। तो हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। अब आप ना कुछ चीज़ें मेरी सुन लें, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जो तो एंडिंग स्टॉक है, ये देखो उसने इनवाइस पे दिया हुआ है, आगे इनवाइस का लफ्ज लिखा हुआ है उस लाइन में, ये जो 13,350 रुपीज़ है इनवाइस में लिखा हुआ है। लेकिन वो ऊपर देखें, जो गुड्स सेंड टू ब्रांच था, गुड्स सेंड टू ये जो थी अटक ब्रांच, ये परचेज प्राइस है, इसके आगे परचेज प्राइस का या परचेज का वर्ड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है वो इनवाइस पर नहीं है, तो हमें उसको इनवाइस पर लाना पड़ेगा। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन कर गए हैं। अब आपके माइंड में ना बहुत से क्वेश्चन होंगे। नंबर 1 क्वेश्चन तो आपके माइंड में ये आएगा कि सर इस क्वेश्चन में ना ओपनिंग चीज़ें तो दी नहीं हुई, ओपनिंग स्टॉक भी नहीं दिया, ओपनिंग डेटर भी नहीं दिए, ओपनिंग पिटी कैश भी नहीं दिया। सर जी क्लोजिंग स्टॉक बस दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर भी नहीं दिए हुए, क्लोजिंग पिटी कैश भी नहीं दिया हुआ। तो सर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो इसका मतलब है हमें हमें स्टॉक अकाउंट तो नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग दिया हुआ है। सर ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर दोनों नहीं दिए हुए, ये भी हमें डेटर अकाउंट भी नहीं बनाना पड़ेगा। सर ओपनिंग पिटी कैश और क्लोजिंग पिटी कैश ये भी नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है पिटी कैश अकाउंट भी नहीं अलहदा से बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, आपको डेटर अकाउंट ज़रूर बनाना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है वो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बस आप अपने माइंड में ये बात रखना। बाकी आपको पिटी कैश ओपनिंग और पिटी कैश क्लोजिंग नहीं दिया हुआ, और वो आपको अकाउंट बनाना भी नहीं होगा। डन होगी बात। अब नेक्स्ट सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले आप ऊपर बंदे का नेम लिख लें कि जो भी उसका नेम था ना कि उसके बाद उसका ब्रांच लिखें। ब्रांच का नेम क्या था, वो थी आपके पास अटक ब्रांच। और नीचे फॉर द ईयर ना क्वार्टरली लिखा हुआ है, यहाँ पर वर्ड क्वार्टरली का क्यों वर्ड लिखा हुआ है, उसकी वजह ये है क्योंकि 3 मंथ का जस्ट आप बना रहे हैं, तो 3-3 मंथ के एक उसने क्या किया है, एक क्वार्टर बना लिया है। तो आप क्वार्टरली का लफ्ज़ इसमें लिख लो चाहे ना लिख लो, इसमें कोई मसला नहीं। आप द फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2010 या 2017 भी लिख सकते हैं।
फॉर्मेट क्या रहता है, वो रहता है डेट डिटेल रुपीज़, डेट डिटेल रुपीज़। डिटेल की जगह आप रेफरेंस या पार्टिकुलर भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। अब क्योंकि हमें डेबिट साइड की बात करते हैं, क्योंकि हमें ओपनिंग चीज़ें कोई भी नहीं दी हुई, यानी कि ओपनिंग मटेरियल या सॉरी ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर या ओपनिंग पेटी कैश नहीं दिया हुआ, तो हम रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। हम रिकॉर्ड करेंगे डायरेक्ट गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है ना, वो क्योंकि 3 मंथ का हमने बनाना है, तो आपके क्वेश्चन में ना आपको 3 अमाउंट दी हुई थी। गुड्स सेंड टू ब्रांच के आगे आपको लिखा हुआ था परचेज प्राइस पर है ये, और ये 3 मंथ का है। वो तीनों मंथ को जमा कर लो। गुड्स सेंड टू ब्रांच का मतलब पीछे आप अपनी बुक को ओपन करना ना, जमा करना, वो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 37,500। ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी। डेट में आप डेट लिख दोगे 31/3/2010। 2010 की जगह 2017 भी हो सकता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने हमेशा ना अपनी गुड्स सेंड टू ब्रांच इसको परचेज प्राइस को हटाकर इसको इनवाइस प्राइस पर लेकर आना है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि रिटर्न वाली जो है ना, गुड्स रिटर्न वाली, वो आपकी इनवाइस प्राइस पर मौजूद है। देखो जरा, गुड्स रिटर्न जो है ना, बुक पर देख लेना, वो आपको इनवाइस प्राइस पर दी हुई थी। वो जो तीनों रकमें थी ना, जनवरी में भी, फेब में भी और मार्च में भी, तीनों आपको जमा करेंगे। उसके आगे वर्ड भी लिखा हुआ था इनवाइस पर, तो हमें इसको भी इनवाइस पर लेकर आना पड़ेगा। इनवाइस का मतलब ये होता है, इनवाइस प्राइस का मतलब ये होता है कि इसमें कॉस्ट और प्लस 20% जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ऐड करो। उसने ऐड नहीं किया हुआ, तो ऐसे वो क्वेश्चन कहता है, आपको वहां पर ऐड करना पड़ता है। याद रखना, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, इसका मतलब ये 37,500 जो है ना, ये हमारा गुड्स सेंड टू ब्रांच नहीं है। इसमें मजीद भी एक कुछ ना कुछ अमाउंट ऐड होनी है। वो कितनी है, वो है 20%। तो इस अमाउंट का 20% लो, यानी कि 37500 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। अब क्योंकि कुछ चीज इसमें ऐड करनी है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड 100 करोगे। जब लेस करनी हो ना अमाउंट, जब एक्चुअल वैल्यू पर लेके आना हो, तब 20/120 करते हैं। लेकिन जब आपने अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट में कुछ अमाउंट प्लस करके उसको इनवाइस प्राइस पर लेके आना। अच्छा, इनवाइस प्राइस का मतलब होता है इसमें कॉस्ट और हेड ऑफिस का अपना थोड़ा सा जो प्रॉफिट है ना, वो जमा शुदा है, जमा हुआ है। ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है 37,500 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे ना, तो आपके पास आएगी अमाउंट एक 7,500। उसको कैलकुलेटर से आपने इस वैल्यू में जमा कर लेना है, यानी कि 37,500 में आपने उसको जमा कर लेना है। जमा करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगी 45,000। तो ये आपका हो जाएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितना हो जाएगा, 45,000। अब देखो, इसके साथ आपने इनवाइस का लफज लिख देना है कि भाई हमने इसको इनवाइस पर कन्वर्ट कर लिया है। ओके हो गया, आई होप सो आप समझ गए होंगे। अब 45,000 आपने इसको रुपीस के कॉलम में नहीं लिखना, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर हमें दोबारा से अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, मतलब एक्चुअल प्राइस पर लेके आना पड़ेगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये भी यहाँ पर सोचते हैं, सर जी गुड्स सेंड टू ब्रांच तो पहले ही एक्चुअल प्राइस पर है, तो हम इसको एक्चुअल प्राइस पर ही रहने देते हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर इस तरह हो जाए ना कि गुड्स सेंड टू ब्रांच या स्टॉक या गुड्स रिटर्न ये परचेज प्राइस या एक्चुअल प्राइस पर दिए हों, और क्वेश्चन में भी ऊपर दिया हो कि कॉस्ट प्लस 20% या 25%, तो पहले इसको इनवाइस प्राइस पर लेकर आओ, यानी कि पहले प्रॉफिट को ऐड करो, फिर उसके बाद आपने जब रिजर्व निकालना है तब उसमें से माइनस करना है उस प्रॉफिट को, तब आपने एक्चुअल पे लेके आना है उसको। डन है। अब देखो, अब गुड्स रिटर्न इसमें से माइनस करो, वो कितनी थी, तीनों मंथ की जमा करो, जैन की भी, फेब की भी, मार्च की भी, तीनों को जमा करोगे, आपके पास अमाउंट आएगी 1050, यानी कि 1050 रुपीज़। ये आपकी इतनी की चीज़ें जो है ना, इन 3 मंथ के अंदर रिटर्न हो चुकी हैं। किसको, अटक ब्रांच को, अटक, सॉरी, ये क्या नाम है आपका, टेक्सला, अटक ब्रांच ने किया है, रिटर्न किए हैं टेक्सला हेड ऑफिस को। डन है। अब गुड्स सेंड टू ब्रांच 45,000, इसमें से माइनस करें 1050, तो आपके पास आएगी अमाउंट 43,950 रुपीज़। ये आपके पास बाहर आउटर कॉलम में, यानी कि रुपीज़ के कॉलम में डेबिट साइड पर ये अमाउंट आ जाएगी। ओके। इसके बाद नीचे आपको नजर आ रहा होगा स्टॉक रिजर्व। तो रिजर्व की अब बाद में बात करते हैं ना, पहले अब हम क्या करते हैं, जरा ना क्रेडिट साइड की तरफ मूव ऑन कर देते हैं। क्रेडिट साइड पर आप सबसे पहले, क्रेडिट साइड पर आप क्या लिखेंगे, कैश। वो था ना, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये वो है, कैश डेटर लिख लें या कंप्लीट नेम लिख लें, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो कोई ऐसा इशू है ही नहीं। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर का मतलब क्या होता है कि भाई इतना कैश जो है ना, ये जो टेक्सला हेड ऑफिस था ना, उसको इतना पैसा मिला है इन 3 मंथ का, जमा करके लिख दें। तो जमा करेंगे ना, जैन का भी, फेब का भी, मार्च का भी, तो आएगा 26,500।
ओके। फिर एंडिंग चीज़ें, कुछ क्लोजिंग चीज़ें लिखेंगे आप। वो क्या है, वो था क्लोजिंग स्टॉक, आपको दिया हुआ था उसने, और वो क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस पर ही था, वो पहले से ही इनवॉइस पर था, उसके साथ उसने मेंशन किया हुआ था 13,350 रुपीज़। ये इनवॉइस प्राइस पर, जो चीज़ इनवॉइस प्राइस पर होगी उसको आपने वैसे ही रहने देना है, उसमें ऐसा हमने कोई भी कन्फ्यूजन अपने माइंड में क्रिएट ही नहीं होने देनी। डन है। और जो चीज़ इनवॉइस प्राइस पर नहीं होगी, यानी कि वो होगी परचेज प्राइस पर, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच जैसे है ना, तो हम इसको फिर इनवॉइस प्राइस पर कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको अमाउंट नज़र आ गई एंडिंग स्टॉक के सामने 13,350 रुपीज़। इसके नीचे आपको क्लोजिंग डेटर भी नज़र आ रहा है, कितना, 7,250 रुपीज़। ये कैसे आ गया सर, क्लोजिंग डेटर हम कैसे निकालेंगे? ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर तो दोनों ने दिए हुए, तो आप क्यों निकाल रहे हैं? वजह क्या सर आप, ये क्या, ये तो हमें आप कंफ्यूज कर रहे हैं ना, यही है इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट, यही है। ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम ये कर लेते हैं, हमारे जो क्वेश्चन में जितनी भी चीज़ें थी ना, हमने पुट कर दी हैं। अब हम ना इनके रिज़र्व्स बना लेते हैं, क्योंकि इसको हेड ऑफ़िस को अपना एक्चुअल प्रॉफ़िट चाहिए ना, तो अब वो रिज़र्व बनाएगा। वो ना अपनी तमाम चीज़ों को एक्चुअल प्राइस पर लेकर आएगा। तो सबसे पहले वो देखें, गुड्स सेंड टू ब्रांच जो आपको डेबिट साइड पर नज़र आ रहा है ना, जिसकी अमाउंट कितनी है, 43,950 रुपीज़, मतलब 45,000 में से जो हमने लेस करके लिखी थी रिटर्न को, तो वो उसको क्या करेंगे, उसको अब आप क्रेडिट साइड पर उसका रिजर्व मेंटेन करो। ठीक है, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसका क्रेडिट साइड पर रिजर्व बनेगा कैसे? अब हमने इसको एक्चुअल प्राइस पर लेकर आना है, इसकी एक्चुअल कॉस्ट देखनी है, फिर हम ऐड और लेस करके ना इसका प्रॉफिट देखेंगे, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड लेस करके। तो आप करें क्या, 43,950 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120, क्योंकि अब आपने ये अमाउंट लेस करनी है ना, अब आपने एक्चुअल मतलब इनवॉइस प्राइस से एक्चुअल प्राइस की तरफ आना है, यानी कि पीछे की तरफ आना है, तो आपको डिवाइडेड 120 करना पड़ेगा। तो जब आप 120 से डिवाइड करेंगे ना, तो आपके पास अमाउंट आएगी आपके पास 7,325 रुपीज़। ओके हो गया, ये आपने क्या किया, ये आपने इसका रिजर्व मेंटेन कर लिया। यानी कि रिजर्व का मतलब ये होता है, अगर आप 43,950 रुपीज़ में से ये 7,325 निकाल लो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल में ना हेड ऑफिस को इतने की चीज़ें पड़ती थी। ओके हो गया। अब हमने क्लोजिंग जो आपके पास स्टॉक था 13,350 रुपीज़, इसका ज़रा बनाते हैं रिजर्व। तो डेबिट साइड पर रिजर्व बनेगा, माइनस क्योंकि हमने करना है ना, तो रिजर्व बनाया डेबिट साइड पर। तो अब डेबिट साइड को ज़रा देखें इस पिक्चर पर, तो आपके पास आएगा 13,350 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड 120, माइनस करना है, पीछे की तरफ आना है, कोस्ट की तरफ आना है। तो कोस्ट प्राइस हमेशा थोड़ी होती है, इनवॉइस प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, इनवॉइस प्राइस में क्योंकि प्रॉफिट ऐड करके हेड ऑफिस ने आगे ब्रांच को चीज़ें भेजी होती हैं। तो जब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड 120 करेंगे, तो आंसर आएगा 2,225 रुपीज़। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आप क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे डेटर्स अकाउंट। सर डेटर अकाउंट हमने बनाना क्यों है, पहले तो ये बता देना। हमारे पास तो ओपनिंग डेटर भी नहीं थे, हमारे पास तो क्वेश्चन में क्लोजिंग डेटर भी नहीं थे, तो सर क्यों हम डेटर अकाउंट बना रहे हैं, पहले तो ये हमें रीज़न बताए ना। तो रीज़न उसके लिए ये है, क्योंकि ये ब्रांच जो है, इस ब्रांच ने तमाम चीज़ें सेल आउट की हैं क्रेडिट पर, उधार पर। इसका मतलब कोई कैश सेल नहीं हुई, यानी कि हेड ऑफिस है, ये जो टैक्स हेड ऑफिस है, इसको कोई इसको नगद पैसा नहीं आया, सब पैसा इसको क्रेडिट बेस पर आएगा। डन हो गया, समझा गई यहाँ तक बात? तो पहली पहली तो वजह ये है डेटर अकाउंट बनाने की, कि अगर अगर जितने भी सेल्स क्रेडिट पर हुई हों, तो याद रखना उन सेल से रिलेटेड जो कैश रिसीव हुआ होगा ना, उसमें कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर आएगा, कोई ना कोई वैल्यू के अंदर डिफरेंस ज़रूर आएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब आप क्वेश्चन के अंदर ना, क्वेश्चन को सामने रखना, अब मैं पीछे की तरफ मूव ऑन नहीं कर सकता क्वेश्चन की तरफ। जब आप ना क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट सेल की तमाम अमाउंट्स को जमा करेंगे ना, जैन फेब और मार्च की, तो आपके पास अमाउंट आएगी 33,750 रुपीज़। इतने की क्रेडिट सेल की थी इन 3 मंथ के अंदर इस हमारे ब्रांच ने। और उसके रिलेटेड जो कैश रिसीव हुआ है ना 3 मंथ बाद, वो रिसीव हुआ है 26,500। ओके, तो अब मुझे बताओ
33 मतलब 33,750 रुपीज़ लेने थे, लेकिन मिले 26,500 मिले हैं। तो इसका मतलब कोई ना कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, तो वही आपके पास एंडिंग डेटर्स हैं। मतलब अभी उसका मतलब ये है कि अभी तक हमने डेटर्स जो है ना, मार्च के बाद भी डेटर्स जो है ना, उनसे हमने पैसा लेना ही लेना है, क्योंकि हमने क्रेडिट पर चीज़ें सेल आउट की हैं। पहली तो रीज़न ये है, ये डेटर अकाउंट को बनाने के लिए। दूसरी रीज़न ये है, जब भी आपके क्वेश्चन में टोटल वो बता दे कि सारी सेल ही क्रेडिट पर हुई हैं और सेल और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दोनों की वैल्यू में फ़र्क आ रहा है, तो याद रखना आपको डेटर अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। क्लोजिंग डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ओपनिंग नहीं बनाओगे आप। ठीक है? इस वजह से हम इसके अंदर बना रहे हैं क्लोजिंग डेटर अकाउंट। तो अब हम इसकी ज़रा फॉर्मेट देखते हैं। आपने सबसे पहले ऊपर लिखना है मेमोरेंडम डेटर अकाउंट, फिर इसके बाद मतलब ये सारा फॉर्मेट आपने बना लेना है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पर हमेशा ना क्रेडिट सेल रिकॉर्ड की जाती है। तो सेल के आगे देखो मैंने लिख दिया क्रेडिट। तो आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, आप स्टूडेंट्स ने ये करना है कि तीनों अमाउंट्स को जमा करना है। क्रेडिट सेल की जो आपको अमाउंट्स दी हुई है ना, जैन, फेब और मार्च के मंथ में, उन तीनों को जमा करो तो आएगा 33,750 रुपीज़। ये आपकी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगी। क्रेडिट साइड पर आप रिकॉर्ड करोगे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। इसको क्यों क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि देखो हमने ब्रांच अकाउंट को भी जब बनाया था तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर को हमने क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया था कितना, 26,500। ये भी तीनों मंथ की अमाउंट को जमा करके लिख देना। ठीक है जी। अब देखो इन दोनों में से कौन सी और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं दी हुई। वैसे डेटर अकाउंट में बैड डेट्स भी आते हैं, डिस्काउंट भी आता है, रिटर्न भी आती है, तो वो इस तरह की कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। तो अब आप क्या करें, बड़ी बड़ी जो रकम है ना, उसको दोनों साइड पर आप रिकॉर्ड कर लें। वो है 33,750 रुपीज़, दोनों साइड पर ये लिख दिया। अब डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस करें तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 7,250 रुपीज़, और इसको आप क्या करेंगे, इसको आप क्लोजिंग डेटर लिख देंगे। ठीक है जी। क्लोजिंग डेटर का नेम मतलब चाहे आप इसको क्लोजिंग डेटर लिख दें, चाहे बैलेंस बी बटा डी लिख दें, समझ लीजिएगा ये आपका क्लोजिंग डेटर है, क्योंकि इस पिक्चर के ऊपर भी आपको 7,250 रुपीज़ क्रेडिट साइड पर नजर आ रहा है। चाहे इस अमाउंट के सामने आप क्लोजिंग डेटर का वर्ड लिख दें, एंडिंग डेटर का वर्ड लिख दें, या डेटर एट 31/3/2010 या 2017 लिख दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब इस वैल्यू को हमने उठाकर वो ब्रांच अकाउंट में पुट करना है और अपना प्रॉफिट निकालना है। अब हम दोबारा से पीछे ब्रांच अकाउंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम दोबारा इस ब्रांच अकाउंट जहाँ पर हम बना रहे थे ना, वहाँ पर जहाँ पर हम प्रॉफिट निकालते हैं ब्रांच का या लॉस निकालते हैं, लॉस भी तो हो सकता है ना, अभी तक तो नहीं हो रहा इन 9 क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर आपने मूव ऑन कर देना है। यहाँ पर आप डेटर अकाउंट के अंदर क्लोजिंग डेटर की वैल्यू लिखते हैं 7,250 रुपीज़। अब क्रेडिट साइड को ऐड करें और डेबिट साइड को लेस कर दें उसमें से। तो क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे, आपके पास आएगा 54,425 रुपीज़। दोनों साइड पर ये अमाउंट आप लिख दें। इसमें से अब ना क्रेडिट सॉरी डेबिट साइड के अंदर जो वैल्यूज है ना, उनको माइनस करें। तो माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा क्या, 8,250 रुपीज़। ये प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट सर कैसे पता चला, क्योंकि कैलकुलेटर से आपके पास पॉजिटिव में साइन आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, तो आपने लॉस समझ लेना है। तो इस अमाउंट के सामने आप लिख दें जर्नल प्रॉफिट ऑफ ब्रांच या ब्रांच प्रॉफिट, कुछ भी आप लाइन लिख सकते हैं, कुछ भी आप लाइन लिख सकते हैं। ब्रांच प्रॉफिट लिख सकते हैं या खाली प्रॉफिट लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है इस ब्रांच के अंदर हेड ऑफिस को 8,250 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप सो आपको समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन में ना 2-3 मोटी-मोटी टेक्निकल चीज़ें थी जो आपको समझ में आनी चाहिए। नंबर 1 तो ये था कि गुड्स सेंट टू ब्रांच वो इनवॉइस प्राइस पर नहीं था, परचेज़ प्राइस पर था। उसको इनवॉइस प्राइस पर हम लेकर आएँगे, मतलब उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे एक्चुअल में। तो एक्चुअल प्राइस में जब प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आपको 20/100 करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद दूसरी टेक्निकल चीज़ ये थी कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। डेटर अकाउंट हमें क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि तमाम सेल जो थी वो क्रेडिट बेस पर थी, और सेल जो हुई थी उनके रिलेटेड जो पैसा रिसीव हुआ था वो पैसा कंप्लीटली रिसीव नहीं था हुआ, कुछ ना कुछ अभी भी पैसा जो है ना वो डेटर से लेना रहता था। तो इसलिए हमें डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसको हम एंडिंग डेटर कहेंगे, एंडिंग डेटर अकाउंट कहेंगे। और इसके अलावा जो तीसरा और लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर वो ये था कि जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा कि जिसके अंदर आपको क्रेडिट सेल दी होंगी, कैश सेल नहीं दी होंगी, तो आपने अपने माइंड में रखना है कि आपने हमेशा जो है ना वो क्लोजिंग डेटर अकाउंट ज़रूर बनाना है। बाकी आप रिजर्व
कर्व वगैरह जो है ना वो उसको वैसे ही मेंटेन करोगे जैसे आप क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 में मेंटेन करते आ रहे हो। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई इशू है, कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अपना ख्याल रखें अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।